हमारे देश में लगभग हर बच्चे से ये सवाल पूछा जाता है और आपसे भी पूछा गया है कि बड़े होकर क्या बनोगे, है ना। अपने देश की आबादी 150 करोड़ है, जिनमें से ज्यादातर लोगों से ये सवाल पूछा जा चुका है। कुछ लोगों से पूछा जाना अभी बाकी है और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सामना नहीं किया होगा। दोस्तों, चाहे घर, परिवार, स्कूल, कॉलोनी या रिश्तेदारी में कहीं भी किसी न किसी ने आपसे ये सवाल जरूर पूछा होगा और जब आप सोच में पड़ गए होंगे तब उन्होंने आपके सामने कुछ विकल्प भी रखे होंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस और कोई भी सरकारी नौकरी। पर सोचने वाली बात यह है कि देश में 150 करोड़ लोग हैं, पर बड़े होकर बनने के विकल्प केवल 4-5 ही क्यों दिए जाते हैं? और विकल्पों पर चर्चा क्यों नहीं होती? और आखिर ये सवाल हमसे पूछा ही क्यों जाता है? और इस सवाल के जवाब में हम और कौन कौन से उत्तर दे सकते हैं? और हाँ, इन कुछ गिने चुने विकल्पों को ही हमारा समाज इतना महत्व क्यों देता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सवाल कि बड़े होकर क्या बनोगे आखिर पूछा ही क्यों जाता है। तो देखिए, आपने अगर गौर किया हो तो इस तरह के सवाल कुछ खास तरह के लोग ही पूछते हैं, जिनमें से कुछ तो केवल अपनी खुद की समझ को फ्लेक्स करने के लिए पूछते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो सच में बच्चों की समझदारी और उनके रुझान को जानने के लिए ये सवाल पूछते हैं। फिर जब बच्चों को कुछ सूझता नहीं तो ये ऑप्शन भी देते हैं। अब एक सवाल और कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील या सरकारी नौकरी का ही ऑप्शन क्यों दिया जाता है? तो देखिए, हमारा समाज, हमारा देश 250-300 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और गुलामी के दौरान अंग्रेज लगभग सबका अपमान करते थे। पर उस गुलामी के दौर में अगर आप पढ़ाई करके इन 4-5 विकल्पों में से कोई भी एक बन गए तो आपका सम्मान तो क्या ही करेंगे, पर हाँ, आपको अपना नौकर बना लेते थे और बाकी लोगों से आपकी जिंदगी थोड़ी अच्छी गुजरती थी। लेकिन अंग्रेजों का खौफ देखिए कि आज हमें अंग्रेजों से आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन उनका डर आज भी हमारे समाज के मन में बैठा हुआ है। समाज के लोगों को आज भी लगता है कि अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील या कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाए तो हमारा सम्मान नहीं होगा। जबकि आज अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इन्हीं प्रोफेशन वालों को ही सम्मान मिल रहा है, बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोग इनमें से किसी भी प्रोफेशन से कतई नहीं है। देखिए, डॉक्टर अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है, तो क्या पूरा समाज डॉक्टर हो जाए? ऐसे ही इंजीनियर तो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हो गए हैं और इसके दुष्परिणाम क्या सामने आ रहे हैं ये सब आप देख रहे हैं। और रही बात सरकारी कर्मचारी की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा कोई खास काम किया है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ख्याति पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो गई हो। इनसे ज्यादा ख्याति तो हमारे देश में नमक और फावड़ा बेचने वालों के पास है। ये फावड़ा बेचने वाले कौन हैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब भले ही ये सब आजीविका के साधन हैं, लेकिन कई सालों की गुलामी की वजह से इन्हें लेकर कुछ मानसिक धारणाएं बन गई हैं कि केवल यही प्रोफेशन ही श्रेष्ठ काम है, जबकि सच्चाई आप खुद जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी पुलिस वाले को ठीक से जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उसका काम क्या है, उसकी कमाई क्या है और उसकी पीठ के पीछे ये समाज उसकी कितनी इज्जत करता है, ये सब आप जानते हैं। पर इसी समाज में ऐसी धारणा भी है कि अगर किसी की पुलिस की नौकरी लग गई तो उसका जीवन धन्य हो गया। कुछ ऐसी ही हालत लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों की है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 40 लाख के आसपास एम्प्लॉय हैं और इतने ही एम्प्लॉय राज्यों की सरकारों के पास है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 1 करोड़ एम्प्लॉय अभी भारत में हैं। और अगर तैयारी करने वाली एस्पिरेंट्स की भी मान लें, जो ये कहते हैं कि वैकेंसी तो है पर सरकार जॉब्स नहीं निकाल रही है, तो हम इसका डबल कर लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि सरकार के पास कुल मिला के 2 करोड़ नौकरियां हैं। पर हम तो 150 करोड़ लोग हैं ना, बचे हुए 148 करोड़ लोग वो क्या करेंगे? बाकी लोग करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी। हाँ, और कर भी रहे हैं। आप दिल्ली देख लीजिए, पटना देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, कोटा देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए और भारत के लगभग प्रत्येक राज्य की राजधानी देख लीजिए, वहां सामान्य लोगों से ज्यादा आपको तैयारी कर रहे स्त्री और पुरुष मिलेंगे। स्त्री पुरुष मैंने इसलिए कहा क्योंकि तैयारी करते करते वो बच्चे कहाँ रह जाते हैं। और आपको पता है ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में एक होड़ चल रही है, सफल होने की होड़। और हमारे घर, परिवार, कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, समाज, सभी जगह ऐसा माना जाता है कि एक युवक और युवती तभी सफल है जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। और बस इसी होड़ में अव्वल आने के लिए आज करोड़ों बच्चे जो अगर दूसरे क्षेत्र में काम करें तो धूम मचा दें, जादू कर सकते हैं, वो सब लगे हैं एसएससी, जीडी, यूडीसी, एलडीसी, रेलवे और सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करने में। और करते करते बच्चे से बूढ़े हुए जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो कैसे घर जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे हारा हुआ मानेंगे, सम्मान नहीं करेंगे और न जाने कौन कौन से भय उसके मन को डसते रहते हैं। और इसी डर की वजह से हमारे देश के करोड़ों बच्चे या तो 35 से 40 साल की उम्र तक तैयारी करते रहते हैं या थक कर, हार कर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।
केवल समाज की गलत धारणाओं की वजह से। अब आप पूछिए कि इसका उपाय क्या है, तो उपाय है, पहला उपाय, पुरानी धारणाओं को सुधारा जाए। पहले तो पेरेंट्स को ये ठीक से समझने की जरूरत है कि उसके बच्चे की खुशी, रुचि आखिर किस क्षेत्र में है। उसके इंटरेस्ट को परख के बिना मुंह बनाए उसे उसके क्षेत्र में काम करने में मदद करें और कोशिश करें कि जो पैसे आप इन 4-5 चीजों की तैयारी में लगाने वाले थे वो बच्चे के इस नए इंटरेस्ट में लगाएं और अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें कि सरकारी नौकरी ही बच्चे की सफलता है। दूसरा उपाय, सही चीजें पढ़ाई जाएं। अपने बच्चों का इंटरेस्ट समझ के उन्हें सही चीजें पढ़ाइए, सही चीजें सिखाइए। ये नहीं कि बनने का मन है सिंगर और आप उसे कह रहे हैं कि पहले बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, फिर बन जाना सिंगर। ऐसे थोड़ी होगा। अगर उसे सिंगर बनना है तो उसे संगीत सीखना होगा, उस टाइप की क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी, ना कि बीए बीएससी करना होगा। और अपने मन से ये धारणा निकाल दीजिए कि कुछ नहीं तो बीए ही करा दें, बीएससी ही करा दें। 3 साल पूरे लगते हैं बीए करने में और बीए करके आप कौन सी जॉब करा देंगे बताइए जरा। तीसरा उपाय, नए विकल्पों की तलाश। देखिए, नए विकल्पों की तलाश की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम अपने उन पुराने प्रोफेशंस को ही सम्मान देना शुरू कर दें जिन्हें अभी तक हमने केवल नजरअंदाज किया है, तब भी बात बन जाएगी। एग्जाम्पल, मुझे पता है आप में से लगभग सब लोग क्रिकेट देखते हैं। कोई सामान्य मैच भी आता है तो हॉटस्टार पे 20-20 करोड़ लोग एक साथ बैठ के देखते हैं और ताली बजाते हैं, क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तक कि बैट गेंद से खेलने वाले खिलाड़ियों के फैन हैं आप लोग। पर क्या आप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाएंगे? आप कहेंगे जी कहाँ खेल पाएगा हमारा बेटा विराट के जैसे, रोहित के जैसे। अरे आपने खिलाया, आपने उसे कुछ सिखाया, कहीं कोचिंग दी, अच्छे बैट बॉल स्टंप सब ला के दिया। अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में ठीक से सपोर्ट किया जाए तो यही बच्चे धूम मचा सकते हैं। अब सिंगिंग की बात कर लेते हैं। सबको गाने पसंद है, सबको सिंगर पसंद है, सिंगर्स की लाइफ स्टाइल सबको पसंद है। पर अगर कोई बच्चा सिंगिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो शायद ही कोई उसका साथ देता है। और भी ऐसे कई प्रोफेशन हैं जिन्हें पसंद तो लगभग सब लोग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने से शायद डरते हैं। और अगर एकदम नए विकल्प की बात करें तो बच्चों को इन बाकी चीजों से निकाल के उन्हें सोचने का समय दीजिए, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं बताइए और फिर उन्हीं से कहिए कि आप इन समस्याओं को दूर करने का कोई सोल्यूशन निकालो। वही सोल्यूशन ही उनका व्यापार बन सकता है। चौथा उपाय, उद्योगों के साथ सहज होने का प्रयास करना। दोस्तों, हमारा समाज ना अभी तक किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए सहज नहीं हो पाया है। उद्योग से मेरा मतलब है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, पैकेजिंग इत्यादि। हमारे देश में लगभग ना के बराबर होता है। वो भी तब जब हमारे देश में ऐसी हालत है कि आप चाहे किराने की दुकान में चले जाइए, चाहे कपड़ों की दुकान में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की दुकान में, चाहे मोबाइल की दुकान में, चाहे खिलौनों या गिफ्ट की दुकान में चले जाइए, आपको 70 से 80% चीजें विदेशी मिलेंगी। नहीं हो रहा भरोसा? तो चलो, भारत की कौन सी चाय पत्ती है? ये या फिर ये सब विदेशी है। भारतीय साबुन कौन सी है? ये या फिर ये सब विदेशी है। सुबह उठ के हम सबसे पहले मंजन करते हैं, टूथपेस्ट, तो कौन सा हमारा है? ये या ये सब भी विदेशी है। पूरे देशवासियों के हाथ में मोबाइल है, या तो ये सब विदेशी है। और आपका पूरा घर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भरा होगा, इससे और इससे। ये सब कुछ भी हम नहीं बनाते हैं, विदेशी कंपनी बनाकर हमें बेचती है। बच्चों के खिलौने और गिफ्ट की दुकान में मिलने वाला लगभग सारा सामान विदेश से आता है। हम कुछ नहीं बना रहे। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी गूगल में नौकरी लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग जाए, ये शैम्पू साबुन निरमा टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी HUL में हमारी नौकरी लग जाए, सैमसंग, MI, रियलमी, इन सब में केवल नौकरी लगाना चाहते हैं। लेकिन इस टाइप की कंपनियां बनाने का ख्याल, प्रोडक्शन करने का ख्याल, मैन्युफैक्चरिंग करने का ख्याल हमारे मन में आता भी नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हमारे देश का सारा युवा लगा है सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। और क्यों लगा है ये मैं बता चुका हूँ। दोस्तों, हमारे देश को, हमारे समाज को और हम सबको उद्योगों के प्रति सहज होने की जरूरत है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बन सकते हैं, ज्ञान का केंद्र बन सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बन सकते हैं, जहां चीजें बने, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकिंग हो, मार्केटिंग हो, और फिर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हम व्यापार कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, जैसे आप अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, प्रयागराज भेजते हैं और अपने अपने राज्यों की राजधानी में तैयारी करने के लिए भेजते हैं, उसमें पैसे धीरे धीरे लगते हैं, लेकिन लग काफी जाते हैं। और अगर आप उन्हीं पैसों को एक साथ खर्च करके अपने बच्चे के लिए एक प्रोडक्शन यूनिट, किसी भी चीज की करोड़ों चीजें बनाने के लिए कोई भी एक छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट बना के देते हैं और उसको सिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग,
सेलिंग और अर्निंग, तो भरोसा करिए आपका बच्चा बेहद सुखी रहेगा, क्योंकि चीजों को बनाना और उन्हें बेचना बड़ी बात है। और जो मैंने शुरू में कहा था ना कि नमक और फावड़ा बेचने वालों ने कहीं ज्यादा ख्याति प्राप्त की है, तब मैं बात कर रहा था टाटा ग्रुप की, जो जरूरत की लगभग सारी चीजें बनाकर बेचते हैं। और इसी वजह से आज सर रतन टाटा को कौन नहीं जानता, टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में कौन नहीं पहचानता। इसलिए आप घबराइए मत। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर भेजिएगा। अब रही बात मेरी अथॉरिटी की कि मैं कौन होता हूँ ये सब कुछ कहने वाला, तो दोस्तों मैंने इन सारी चीजों का अनुभव किया है, मैंने तैयारी भी की है, कुछ फेलियर्स भी देखे हैं, और भारत सरकार की 2 नौकरियां भी की हैं, एक रक्षा मंत्रालय में, एक भारतीय रेलवे में, और मध्य प्रदेश सरकार की एक पोस्ट में मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना अनुभव इन्हीं चीजों में संघर्ष कर रहे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि उनकी शंकाएं दूर हो सकें। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, अगर आप उन्हें या उनके पेरेंट्स को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर भेजिएगा, शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। और हाँ, किसी और को समझाने से पहले मैंने खुद का प्रोफेशन बदला है और इस नए डिजिटल फील्ड में आया हूँ। इसलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे तो ऐसा करके आप मेरी भी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।